जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज से हम रेलवे ग्रुप डी पीएससी और क्वेश्चन पेपर के सेशन में स्ट्रेटेजी के और जीएस में आए हुए प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। आज की इस वीडियो में 17 अगस्त के तीनों शिफ्ट में हुए स्ट्रेटेजी के और जीएस के प्रश्नों को लिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था को भारत के सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो आपको पता है कहाँ पर लागू की गई? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर? नागौर में। राजस्थान में नागौर में। अगर डेट पूछा जाए कब है ये? 2 अक्टूबर 1959 को। और सेकंड स्टेट पूछा जाए आपसे, दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में शारदा नगर में। 11 अक्टूबर 1959 को। 11 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज से संबंधित आपसे और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बार देखते हैं। पंचायती राज अगर पूछा जाए पंचायती राज संविधान के कौन से भाग में है, तो ये भाग कौन सा आपका? भाग 9 है। भाग 9 आर्टिकल अनुच्छेद आपका है 243 ए से लेकर के ओ तक। और अनुसूची पूछी जाए, अनुसूची कौन सी है आपकी? अनुसूची है आपकी 11वीं। 11वीं अनुसूची में पूछा जाता है कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। इसमें क्या किया गया? 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं, जिसमें पंचायत के क्या अधिकार दिए गए हैं और उनके काम दिए गए हैं। उनको क्या काम है, उनके अधिकार क्या हैं। अगर बोले भाग 9 को संविधान में कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये शामिल किया गया भाग 9। इससे पहले कहाँ पर था ये पंचायती राज? 1992 से पहले ये था डीपीएसपी में। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में था ये 1992 से पहले। ठीक है। और ये लागू कब हुआ आपका? ये लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और भाग 9 बना। भाग 9 में आपका शामिल किया गया क्या है? पंचायती राज। इसलिए हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। ठीक है, ये इतने प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इससे संबंधित 3 कमेटियां हैं महत्वपूर्ण। 3 समिति है जिससे पूछी जाती है आपसे। पहली समिति आपकी कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति पूछता है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो आप क्या बताएंगे? पंचायती राज से। ये आज गठित हुआ 1957 में। ठीक है। दूसरी समिति आपकी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, इसका गठन कब हुआ? 1977-78 में। 1977-78 में। और तीसरी समिति आपकी जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? एल एम सिंघवी समिति। लक्ष्मीवल सिंघवी समिति। सिंघवी समिति, इसका गठन किया गया कब? 1986 में। इन्हीं के रिकमेंडेशन पे, इन्हीं के अनुरोध पर क्या इसको संवैधानिक दर्जा मिला और भाग 9 में शामिल किया गया था। एल एम सिंघवी समिति के ही अनुशंसा पे क्या संवैधानिक दर्जा मिला और संविधान में संशोधन हुआ कौन सा? 73वां संवैधानिक दर्जा मिला एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश पर। ठीक है, संवैधानिक दर्जा मिला और उसे भाग 9 में शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष दहेज मुद्दों से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया? तो ये क्या उस टाइम का क्या रहा होगा? करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा। सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य क्या केस क्या था? ये दहेज मृत्यु से संबंधित केस था। ये संबंधित केस था किससे? दहेज मृत्यु से। दहेज मृत्यु किस में आता है? आईपीसी के। आईपीसी की धारा ये कौन सी? 304 का बी। 304 का बी। इसका फैसला कब आया था? 2021 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2021। दहेज मृत्यु या दहेज उत्पीड़न किससे संबंधित केस कब दर्ज होते हैं? कि शादी के 7 साल के अंदर। शादी के 7 साल के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। क्या बताना है? देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है।
तो हम देखते हैं क्या देशांतर और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा क्या बोलते हैं इसको, लैटिट्यूड। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, ये हमारी पृथ्वी है, इस पर क्या सेंटर से एक लाइन खींची गई, ये क्या है 0 अंश पे, इसके ही समानांतर एक एक अंश के अंतर पर 90 लाइनें खींची गई हैं। ये क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, 90 लाइनें हैं। ऐसे नीचे ही एक एक अंश के दूरी पर क्या है 90 लाइनें हैं, और ये सभी क्या एक दूसरे के समानांतर हैं। ये हमारी क्या हो गई, अक्षांश रेखाएं हो गई। इस 0 अंश को क्या हम बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं 0 अंश को। और इसके नीचे 23.5 अंश पे है आपकी मकर रेखा, और इसके ऊपर आपकी क्या है 23.5 अंश पे आपकी है ऊपर उत्तरी गोलार्ध में क्या है कर्क रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में आपकी मकर रेखा और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। और इन्हीं दोनों के बीच में क्या है सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती रहती हैं। 21 जून को क्या है सूर्य की किरणें, 21 जून को आपकी सूर्य की किरण पड़ती है 23.5 अंश पे लंबवत। इसलिए 21 जून क्या होता है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून आपका उत्तरी गोलार्ध का। इसी प्रकार 23.5 अंश पे आप पड़ती है 22 दिसंबर को लंबवत किरणें पड़ती हैं। 22 दिसंबर क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो 21 जून, और सबसे छोटा पूछा जाए तो क्या 22 दिसंबर। इसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर और सबसे छोटा दिन 21 जून को होगा। ठीक है, और भूमध्य रेखा पे क्या हो दिन और रात बराबर होते हैं, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। अगर आपसे पूछा जाए दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है, ये क्या है समांतर है, इसलिए इनके बीच में दूरी क्या होगी बराबर होगी हर जगह। ये कितना 111 किलोमीटर है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है 111 किलोमीटर। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जाता है इसमें, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी 111 किलोमीटर। ठीक है, हम देशांतर रेखाएं देखते हैं। देशांतर रेखाएं क्या हैं, देशांतर रेखा क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध से को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, इसको दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। ये समानांतर नहीं होती एक दूसरे के, ठीक है, ये समानांतर नहीं होती हैं। ये 180 अंश इधर है, 0 अंश के पूर्व में 180 लाइन है और 0 अंश के पश्चिम में भी 180 लाइन से ये टोटल संख्या इनकी कितनी है, ये टोटल होती है 360 देशांतर रेखाएं। अगर अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या पूछी जाए, टोटल है अक्षांश रेखाएं कितनी 90 ऊपर हैं और 90 नीचे हैं, प्लस एक 0 अंश वाली, तो ये कितनी है 181। लेकिन कहीं आपको क्या ऑप्शन में क्या मिलता है 179 मिलेगा। कब, जब हम इसको उत्तरी गोलार्ध को लाइन ना मार करके बिंदु माने। जैसे उत्तरी गोलार्ध पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब लाइन नहीं खींची जाएगी, यहाँ बिंदु खींची जाएगी। जब बिंदु खींची जाती है तो इनकी संख्या कितनी मानी जाती है 179। अगर आपको कहीं ऑप्शन में 179 दिया हुआ है, 181 नहीं, तो 179 हमारा क्या होगा सही होगा, क्योंकि क्या है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पे हम लाइन ना खींच करके बिंदु मानते हैं। तो ये इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है 179, टोटल 179 हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, ये 0 अंश है, 0 अंश कहाँ से गुजरता है, ग्रीनविच से। लंदन में एक शहर है कहाँ, ग्रीनविच, वहाँ से ये 0 अंश गुजरता है। इसके पूर्व में जाने पर क्या समय बढ़ता है और पश्चिम में जाने पर समय कम होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो पूर्व में समय प्लस होगा, पूर्व में प्लस और पश्चिम में माइनस। इसका कारण ये है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी का घूर्णन होता है, इसलिए पूर्व में हम जाएंगे तो क्या समय प्लस होता है, पश्चिम में जाएंगे तो समय माइनस होता है। ठीक है, ऐसे 0 अंश को क्या माना जाता है, 0 अंश से ही ग्रीनविच टाइम मानते हैं, इसको बेस मान करके हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। आपसे यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा जाए, जैसे भारत किधर है, भारत आपका पूर्वी गोलार्ध में है, कितने पे 82.5 अंश पे। भारत कितने पे है 82.5 अंश पे। 82.5 अंश भारत का क्या है मानक समय है। 82.5 अंश लाइन को क्या माना गया भारत का मानक समय। ये कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से, मिर्जापुर से। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि एक अंश बराबर कितने मिनट के होता है, तो आपको पता है क्या, पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश का रोटेशन करेगी कितना 24 घंटे में। पृथ्वी 24 घंटे में क्या एक चक्कर पूरा करेगी, एक चक्कर कितना हो जाएगा 360 अंश। 360 अंश बराबर कितना हो गया आपका 24 घंटे। 360 बराबर कितना हो गया 24 घंटे। अगर हम एक अंश यहाँ से पूछ लें, एक अंश बराबर कितना हो जाएगा, 24 को हम मिनट में बदले 24 गुणे 60 भागे 360। ठीक है, एक अंश बराबर कितना आ गया आपका 4 मिनट। एक अंश बराबर 4 मिनट आ गया, तो भारत कितने पे है 82.5 अंश पे। 82.5 में हम 4 से गुणा कर दें तो आपका कितना आ जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। और भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो भारत ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है इसलिए। ठीक है, और क्या है 180 अंश जो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर रेखा होती है, वो दोनों अलग अलग ना होकर के क्या एक होती हैं। जो 180 अंश आपकी पूर्वी होगी और पश्चिमी
वो एक होती हैं और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। सभी देशांतर रेखाएं आपको कहाँ प्रतिच्छेदित करती हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। 180 अंश वाली जो होती है पूर्वी और देशांत पश्चिमी एक ही होती है, अलग अलग लाइन नहीं होती है। 180 अंश को क्या बोलते हैं हम? इंटरनेशनल टाइम लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, 180 अंश वाले को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। हम देखते हैं प्रश्न में क्या दिया, देशांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। हम आपको यहाँ बताया देशांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, इसलिए हमारा क्या है? पहला ही क्या है? गलत है। पहला गलत है, आपको बताना था कौन सा क्लास में गलत है। और अगला स्टेटमेंट दिया 180 अंश ईस्ट और 180 अंश वेस्ट एक ही देशांतर रेखाएं को संदर्भित करती है। हमारा क्या सही है? अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, सही है। डी वाला क्या? अक्षांश कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित करती है। अभी हमारा क्या है? सही है। यानी हमारा ऑप्शन ए है वो सही है, वो स्टेटमेंट क्या आपका? ऑप्शन ए वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, पेरियार नदी निम्न से किस भारतीय राज्य में बहती है? पेरियार नदी को बताना किस भारतीय राज्य में बहती है। पेरियार नदी कहाँ पर है? पेरियार नदी आपकी बहती है केरल में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, केरल। पेरियार नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इडुक्की डैम, इडुक्की बांध कौन सी नदी पर है? तो इडुक्की डैम जो है वो पेरियार नदी पर ही है, पेरियार नदी पर ही आपका इडुक्की डैम है। और इसी पेरियार नदी के नाम पर वहाँ पर एक नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क या पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? केरला में, इसी नदी के करीब है पेरियार टाइगर रिजर्व। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केरल, पेरियार नदी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार मतलब क्या होता है? जो साल भर हरा भरा रहे, सदाबहार जो साल भर हरा भरा रहे। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनको वर्षा की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो ये बहुत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये भारत में हम पूछे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में पाए जाते हैं पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पश्चिमी घाट के पश्चिम में, या आप सीधे कह सकते हैं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, दक्षिण भारत। ठीक है, अगला कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में पाया जाता है, ये अंडमान निकोबार में है, और आपका पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में। तो आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण भारत का ऑप्शन क्या है? केरल। ऑप्शन ए इज करेक्ट, केरल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, कौन सा इसमें आपातकाल नहीं है? आपको बताना है। पहला क्या दिया? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, ये होता है। अनुच्छेद 304 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी सही है। अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल यानी स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन जिसे बोलते हैं, ये भी सही है। आपका ऑप्शन डी जो है वो गलत है, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, ऐसा कोई आपातकाल नहीं होता। अनुच्छेद 358 क्या होता है आपका? अनुच्छेद 358 में दिया गया है कि अगर नेशनल इमरजेंसी रहेगी, अनुच्छेद 358 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन, यह आर्टिकल आपका 358 है। अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 19 आपका क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। वाक्य एवं, यह क्या है? अनुच्छेद 19 आपकी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें आपकी कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? इसमें 6 प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो ये क्या आर्टिकल 358 के तहत जब नेशनल इमरजेंसी रहेगी तो इसका निलंबन हो जाएगा। और राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में आपसे पूछा जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? तो आपको बताएं कितनी बार। 1965 में लगा है, 3 बार लगा, 1965, 1971 और 1975 में। ठीक है, 1965 चाइना युद्ध, 1971 पाक युद्ध और 1975 जो है आंतरिक सुरक्षा के कारण लगा है। आर्टिकल 360 राज्य वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है और इसकी अधिकतम कोई सीमा नहीं होती, राष्ट्रीय आपातकाल की भी कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। अनुच्छेद 356 जो है राज्य में आपातकाल, सर्वप्रथम कहाँ लगा? सर्वप्रथम राज्य में आपातकाल लगा आपका, पूछा जाए कहाँ? पंजाब में। कब? 1951 में। ठीक है, सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में 10 बार। और ये जो राज्य आपातकाल होता है इसकी अधिकतम सीमा होती है 6 माह, 6 माह होती है अधिकतम सीमा,
6 माह बाद क्या होता है, फिर आपको संसद में अनुमोदन करना पड़ेगा, संसद से फिर अनुमति लेनी पड़ेगी। अच्छा 6 माह फिर आगे बढ़ाया जाएगा। ये 6 माह आगे बढ़ता है। अधिकतम कितना, अधिकतम आपका जा सकता है 3 साल के लिए, अधिकतम 3 साल राज्य आपातकाल रह सकता है। ठीक है, राज्य आपातकाल अधिकतम समय कितना है, 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, चलो लूकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। चलो लूकू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। चलो लूकू फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 फेस्टिवल और आपको याद रखने, कौन सी, लोसर और दिरी। ये 2 फेस्टिवल वहाँ मनाए जाते हैं, और लोसर और दिरी। और वहाँ से एक आपको नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, क्या, नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ कौन सा अहिंसा का विरोध शुरू किया गया था। नमक के अधिकार के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया, दांडी यात्रा। आपकी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा हम आपसे पूछे कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को, और ये 24 दिन चला था। ख़त्म कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ से कहाँ तक था ये, साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक। दांडी आपका कौन से ज़िले में पूछा जाता है, दांडी कहाँ पर है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में, नवसारी ज़िले में दांडी आपका है। और ये दूरी कितनी थी, 390 किलोमीटर। और आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, दांडी यात्रा से कितने अनुयायियों ने शुरू की थी। तो इसमें 78 लोग थे, शुरुआत कितने लोग थे, 78 अनुयायी थे इसमें शुरुआत के टाइम पे। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में हुआ था। गुजरात में किसानों के लिए गांधी जी ने किया था खेड़ा सत्याग्रह। वहाँ पे क्या सूखा पड़ गया था, उसको कर को लेकर किया सत्याग्रह किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1930 में, और खिलाफत आंदोलन 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था, आपको पता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। अध्यक्ष आपका होता है प्रधानमंत्री। तो उस टाइम प्रथम योजना आयोग जब शुरू हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री हमारा कौन था। प्रथम योजना आयोग कब से चला है, 1951 से लेकर के 1956 तक चला है। तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द के जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है। जिन शब्द का आपको अर्थ बताना है, क्या जिन शब्द का क्या अर्थ होता है, विजेता। ठीक है, जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, उससे संस्कृत में क्या बोलते हैं, जिन। और आपसे पूछा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, प्रथम तीर्थंकर इनके थे। जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर दोनों एक ही हैं, कौन थे, ऋषभ देव, या इनको क्या बोला जाता है, आदिनाथ बोला जाता है। ठीक है, इसमें टोटल कितने हुए, 24 तीर्थंकर हुए। 24वें आपके कौन थे, 24वें थे आपके महावीर स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, संगाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाया जाता है। संगाई हिरण जो है वो एक स्टेट एनिमल भी है, किसी स्टेट का। संगाई हिरण स्टेट एनिमल है मणिपुर का, इसलिए यहाँ कहाँ पाया जाता है, केवल मणिपुर राज्य में ही पाया जाता है। और मणिपुर में कहाँ पाया जाता है, ये केबुल लामजाओ वहाँ नेशनल पार्क जो है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कैसा, आपको इसका नाम सुनेंगे, क्या ये तैरता हुआ पार्क है। विश्व का केवल एक तैरता हुआ पार्क है, कौन सा, केबुल लामजाओ तैरता हुआ पार्क है। ये कहाँ पर है, लोकटक झील पर है। ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यहीं पे आपका पाया जाता है संगाई हिरण। संगाई हिरण को क्या बोलते हैं, डांसिंग डीर भी बोलते हैं, डांसिंग डीर, क्योंकि वहाँ एक पत्ते होते हैं उस पर ये रहते हैं, तो वो ये हिलते हुए दिखाई देते हैं, इसी कारण इनको क्या बोलता है, डांसिंग डीर बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, मौसिन राम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है। ठीक है, यह कौन सी पहाड़ी पर है, आपको बताना है। मौसिन राम क्या है, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होता है, मौसिन राम पर। आपको बताना है ये कौन सी पहाड़ी पर है। तो ये आपकी कौन सी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी पर है, ये मेघालय में। ठीक है, खासी पहाड़ी पर।
खासी पहाड़ी। और यही खासी वहाँ की क्या है, जनजाति है। वहाँ पे जो पहाड़ी उस पहाड़ पे रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, खासी बोला जाता है। इसी वहाँ की जनजाति भी खासी है, वहाँ की भाषा भी खासी है। तो यहाँ पे एक और आपका स्थान है, कौन सा, चेरापूंजी। चेरापूंजी भी इसी पर है। चेरापूंजी क्या है, सेकंड है सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला, सबसे ज़्यादा वर्षा का दूसरा जगह कौन सा है, चेरापूंजी। वो भी आपका कहाँ है, खासी पहाड़ी पर ही है। ठीक है, चेरापूंजी और मौसिनराम। मौसिनराम आपका पहला हो गया, दूसरा क्या है, चेरापूंजी। ये कहाँ है, खासी पहाड़ी पर है। यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ कौन सी, खासी, गारो, जयंतिया। खासी, गारो और जयंतिया। ठीक है, ये 3 पहाड़ियाँ हैं। और इन 3 पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों को क्या, वहाँ की आदिवासी जाति भी बोला जाता है। कौन सी, यहाँ पे 3 आदिवासी जातियाँ पाई जाती है, कौन सी, खासी, गारो, जयंतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया 1876 में। 1876 में भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम प्राकलन कौन किया था। आपको बताना है कि 1876 में भारत का राष्ट्रीय आय प्रथम बार कौन निकाला था। तो सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन कौन किया था, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रूल इन इंडिया। ठीक है, इसी बुक में उन्होंने क्या है, सबसे पहले नेशनल इनकम का प्राकलन किया था। और इस टाइम पे पर व्यक्ति आय कितनी थी, प्रति व्यक्ति आय थी आपकी 20 रुपये। प्रति व्यक्ति आय से पूछा जाए तो कितनी थी, 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये। अगला आपसे अगर पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले नेशनल इनकम कौन निकाला। स्वतंत्रता के बाद नेशनल इनकम का प्राकलन कौन किया, तो आप क्या बताएंगे, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस ने, महालनोबिस कब, 1949 में। 1949 में। इस टाइम पे पर व्यक्ति इनकम कितनी थी, प्रति व्यक्ति आय थी इस टाइम पे 225 रुपये। इस टाइम पे प्रति व्यक्ति आय आई थी आपकी 225 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, अनुच्छेद 279A। अनुच्छेद 279A किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 279A क्या है, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा परिषद। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। अनुच्छेद 279A क्या है, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी को कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 कब आया था, ये 2016 में। उसके तहत आपको जीएसटी लाया गया था। और लागू कब हुआ, लागू हुआ है ये 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को। अगर फर्स्ट स्टेट पूछे आपसे, फर्स्ट स्टेट कौन था जीएसटी लागू करने वाला, तो कौन सा था आपका, असम फर्स्ट स्टेट था जहाँ पर जीएसटी लागू की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में कोपरा का पूर्ण रूप क्या है, COPRA। कोपरा एक एक्ट है, उसका पूर्ण रूप क्या आपको बताना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो जाएगा। कोपरा का पूर्ण रूप क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तिस्ता, गोदावरी, नर्मदा, सतलज। तो आपकी कौन सी हो जाएगी, अमरकंटक से आपकी निकलती है नर्मदा नदी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है, अमरकंटक पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत का ही भाग है। सतपुड़ा पर्वत जो है उसका आप पश्चिम से पूर्व में जाएंगे, 3 भाग है आपका सतपुड़ा पर्वत का। पहला क्या है, राजपीपला। ठीक है, राजपीपला। दूसरा है महादेव और तीसरा आपका क्या है, मैकाल। इसी मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपकी अमरकंटक है। इसी अमरकंटक से निकलती है आपकी नर्मदा नदी और ये पश्चिम की साइड में बहती है, अरब सागर में अपना जल की जाती है। महादेव नदी, महादेव पे कौन सा आपके, धूपगढ़ चोटी है। महादेव पर धूपगढ़ है, यहाँ ताप्ती नदी निकलती है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए, सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा पर्वत की क्या है, यही धूपगढ़ है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसी पे क्या, पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो टूरिस्ट प्लेस है जहाँ से घूमने, पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ क्या, भारतीय संविधान किस भाग में केवल अनुच्छेद 51A, केवल एक अनुच्छेद 51A जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता है, संबंधित है। मौलिक कर्तव्य कब संविधान में शामिल किए गए, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बेलसामा संविधान संशोधन 1900, बेलसामा संविधान संशोधन
बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 द्वारा आपको मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ेगा। और ये भाग कौन सा था? भाग था 4 का ए, 4 का ए। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? लघु संविधान भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से संविधान किए गए थे, लघु संविधान भी इसको बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का ए, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय का से संबंधित है? नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है? नवरोज पारसियों का त्यौहार, यानी पारसी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही है, नवरोज पारसियों का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, 29 अगस्त को भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड HEL के रूप में कब पंजीकृत किया गया? कब? किसको? भेल को। आपसे बोला गया भेल को कब HEL के रूप में, हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया? कब किया गया? 29 अगस्त 1956, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग में सुमेलित नहीं? आपको बताना है राज्य प्रमुख भाषा युग कौन सा ऐसा है राज्य जिसकी भाषा उसके सामने नहीं लिखा? बताना। मेघालय की खांसी है, ये सही है। आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषा है, सही है। केरल का कन्नड़ दिया हुआ है, क्या गलत है? केरल की भाषा कौन सी? मलयालम है, मलयालम है। कन्नड़ किसकी है? कर्नाटका की। कन्नड़ कर्नाटका की। मणिपुर मैतेई, सही है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या है? सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? आपको बताना है सभी पंचायत संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना पद आरक्षित है। तो ये संविधान का आर्टिकल है कौन सा? आर्टिकल 243 का डी दिया है। 243 का डी संबंधित किससे? रिजर्वेशन से। रिजर्वेशन, पंचायतों में रिजर्वेशन संबंधित है SC ST और OBC, SC और ST से, और महिलाओं के लिए SC ST और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है 243 के डी में, महिलाओं के लिए आरक्षण। तो इसमें कितना कहा गया है? 33.5% या एक सही 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी पंचायत में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही, 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, किस वर्ष भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित हुआ था? 1910 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन एम सी हमारा क्या है? सही है, भारतीय संग्रहालय अधिनियम 1910 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह किस शहर में स्थित है? हाजी अली दरगाह कहाँ पर आपको बताना है? प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह कहाँ है? मुंबई में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मुंबई। और मुंबई से एक आपको पूछता है क्या? संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का, अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? कौन सी ऐसी विशेषता संविधान की जिसके अंतर्गत प्रतिनिधियों को अपने निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, निर्वाचन हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। सरकार की संसदीय स्वरूप, सरकार का संसदीय स्वरूप के तहत ही हम क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, शीत ऋतु में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, शीत ऋतु में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की दिशा क्या होती है? शीत ऋतु में क्या होता है? सूर्य उत्तरी गोलार्ध से, ये आपका 0 अंश उत्तरी गोलार्ध से और दक्षिणी गोलार्ध की ओर सूर्य का विचरण होता है। इधर आएगा शीत ऋतु में, दक्षिणी गोलार्ध की साइड में सूर्य चलता है। इसी के साथ भी हमारा क्या चलता है? हवा भी इसी के साथ चलती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण की ओर हमारा क्या होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण की ओर। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ, पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के अनुसार की गई। अभी हम आपको बताए थे कौन सा? 73वां संविधान संशोधन है 1992, जिसके तहत क्या किया गया? भाग 9 में संवैधानिक दर्जा मिला किसको? पंचायती राज को। ठीक है, भाग 9 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला 1992 के तहत। और 74वां संविधान संशोधन क्या हो जाएगा? 1993, जिसमें आपको नगर पंचायत को मिला मान्यता 9 के बी में, 9 के ए में। ठीक है, भाग 9 का ए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन भाग 9 1992। ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993। और इसकी समिति कमेटी कौन सी थी? LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति थी, जिसके अनुसार पर इसको संवैधानिक दर्जा मिला। ये समिति बनी कब थी? 1986 में। ठीक है, LM सिंघवी समिति के तहत इसको मिला था। तो ये 42वां संविधान संशोधन क्या है? 42वां संविधान संशोधन में क्या था? इसको क्या बोलते हैं? लघु संविधान बोलते हैं, लघु संविधान बोलते हैं। ये कब हुआ था? 1976 में। इसमें क्या किया गया था? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी
धर्मनिरपेक्ष और क्या अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 57 अमेंडमेंट आपसे पूछा जाए, 57 अमेंडमेंट क्या था? पूर्वोत्तर राज्यों में SC/ST को रिजर्वेशन था। पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में SC/ST कम्युनिटी के समुदाय के लोगों को विधानसभा में आरक्षण, इससे संबंधित था आपका 57 अमेंडमेंट। ठीक है। 86 अमेंडमेंट पूछा जाए, 86 अमेंडमेंट क्या था? 66वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। क्या है? 86 CA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 2002 में। इसके तहत क्या किया गया? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। शिक्षा के अधिकार को, ये पहले किसमें था? DPSP में था, फिर इसको मौलिक अधिकार बना दिया। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, मौलिक अधिकार बनाया गया। और आर्टिकल कौन सा आपके शामिल किया गया? इसमें क्या किया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। और आर्टिकल पूछा जाए, आर्टिकल कौन सा था आपका? आर्टिकल 21 के ए में इसको शामिल किया गया। आर्टिकल 21 के ए में इसको शामिल किया गया। ठीक है। 86 अमेंडमेंट 2002 में आया। इसके तहत क्या किया गया? आपका शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। और इसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होगी। ठीक है। और इसको आर्टिकल 21A में शामिल कर दिया गया। ये आपका है 66वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी भाषा भारत में 8.03% लोगों द्वारा बोली जाती है? 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा आपकी कौन सी है? हिंदी। सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी। कितना? 43.63% लोगों द्वारा, 43.63% द्वारा। उसके बाद दूसरी भाषा आपकी है बंगाली। बंगाली बोली जाती है 8.03% द्वारा। तीसरी भाषा आपकी है कौन सी? मराठी। मराठी बोली जाती है आपकी 6.7% लोगों द्वारा। चौथी भाषा की बात करें, चौथी कौन है आपकी? तेलुगु है। तेलुगु बोली जाती है 6.7। तेलुगु जो है ये आपका 6.86 मराठी, और तेलुगु है 6.7। ठीक है। तो आपको क्या बोला? 8.03% द्वारा कौन सा बोली जाती है? बंगाली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और बंगाली भाषा 8.03% द्वारा लोगों द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, रेयर डिजीज डे कब मनाया जाता है? रेयर डिजीज डे कब मनाया जाता है? रेयर डिजीज डे मतलब दुर्लभ रोग दिवस। दुर्लभ रोग दिवस, रोग दिवस ये मनाया क्या जाता है? लास्ट डे ऑफ फरवरी। लास्ट डे ऑफ फरवरी, फरवरी के अंतिम दिन मनाया जाता है। ये 28 की फरवरी है तो 28 मनाया जाएगा, 29 फरवरी तो 29 मनाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में क्या दिया? 28, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, 28 फरवरी। और 28 फरवरी को अब क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को हमारा मनाया जाता है क्या? नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को हमारा कौन सा था? नेशनल साइंस डे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सोहन सिंह भखना द्वारा 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित कौन सी पार्टी को पहले अध्यक्ष थे? तो सोहन सिंह भगना कौन सी पार्टी के अध्यक्ष थे? गदर पार्टी की उन्होंने स्थापना की थी। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गदर पार्टी। सोहन सिंह भगना और लाला हरदयाल ने मिलकर के संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल सिंह और कौन? सोहन सिंह भगना। ठीक है। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय प्रवासी थे उनके साथ मिलकर के इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और इसके पहले अध्यक्ष थे आपके सोहन सिंह भगना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, उपनिषद में उपशब्द का क्या अर्थ है? उपनिषद में उपशब्द का अर्थ क्या होता है? उपशब्द का मतलब क्या होता है? निकटता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो हम डायरेक्ट पे करते हैं, जो आप डायरेक्ट पे करें गवर्नमेंट को। और इनडायरेक्ट टैक्स हम किसी दूसरे को देंगे, वो दूसरा बेच कर किसी सामान को, जैसे हम किसी सामान के लिए वही अपना टैक्स पे किया और उसको बेच करके बिचौलिया सरकार को टैक्स पे करता है, वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है। अगर हम बात करें जैसे डायरेक्ट टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो सीधे करदाता पर लगाया जाए, जो सीधे करदाता पर लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जांपल में हम बात करें, डायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा आपका? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट लगता है और हम डायरेक्ट पे करते हैं गवर्नमेंट को। हो जाएगा कैपिटल गेन टैक्स। अब कोई कैपिटल गेन की उस पर टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। और कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स ये सब क्या है आपके?
डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो हम डायरेक्ट किसी वस्तु या सेवा के लिए पे करते हैं और उसको बेच करके वो तीसरा आदमी जो बिचौलिया होता है वो सरकार को पे करता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करें, जैसे आपका हो जाएगा एग्जाम्पल, जीएसटी है आपका। जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। और कस्टम ड्यूटी जैसे हो गई, कस्टम ड्यूटी या कस्टम टैक्स, और दूसरा एक्साइज टैक्स, ये सब क्या है, हम ये वस्तु और सेवाओं के लिए पे करते हैं, तो ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, एक्साइज टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, भारत में आम वर्षा मैंगो शावर की घटना किस ऋतु में होती है। मैंगो शावर मतलब क्या है, मैंगो शावर जो होता है वो मानसून आने से पहले की वर्षा होती है, और ये आमतौर पर कहाँ होती है, आमतौर पर ये होती है दक्षिण भारत के राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में होती है। कहाँ पर, केरल या कर्नाटक में, केरल या कर्नाटक में। ये आम पकने में मदद करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आम वर्षा बोलते हैं। ये होती है आपकी मार्च से होकर के मई के बीच में होती है, मार्च से मई के बीच में। इसमें क्या है आपका, ग्रीष्म ऋतु, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्रीष्म ऋतु हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान का अधिनियम स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है। तो क्या है वो 26 जनवरी है। 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या है, संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, और इसे लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को हम मनाते हैं क्या, संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। 26 जनवरी का ही डेट क्यों चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी को क्या था, 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार भारत को पूर्ण स्वराज्य का दर्जा दिया गया था। कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज्य का दर्जा दिया था, भारत को पूर्ण स्वराज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, इसीलिए हम 26 जनवरी को अपना संविधान लागू किया, 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल का निगमन कब हुआ था, सेल का गठन कब हुआ आपको बताना है। तो ये कब हुआ, 1973 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेल का गठन कब हुआ, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना किस भारतीय राज्य में है। गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना कहाँ, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर होगा बी, महाराष्ट्र में, गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना। ठीक है, अब महाराष्ट्र में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर आपका है तड़ोवा नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, और संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है, ये इतने क्या है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जाता वो क्या कहलाती है। अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जाता वो क्या कहलाती है, संक कॉस्ट, विफल लागत। संक कॉस्ट क्या होता है, वह लागत जो पहले लग चुकी है, जिसे वापस नहीं पाया जा सकता, जिससे वापस नहीं पा सकते हम उसको क्या बोलते हैं, उसको संक कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख नीचे किया गया है। आपको बताना उस बांध के निर्माण का लाभ कौन सा है, आपको बताना। ठीक है, बांध के निर्माण की कुछ सब हानियाँ दी गई हैं, आपको एक केवल लाभ दिया गया, बताना कौन सा लाभ है। वन कटाई और जैव विविधता का नुकसान होता है, ये क्या है, हानि है, तो ये हमारा नहीं होगा। जनता के धन का बहुतायत में इस्तेमाल होता है, ये भी क्या है, हानि है। ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। ये बांध निर्माण से एक हमें लाभ होता है क्या, ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में लाभ होते हैं, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। नर्मदा बचाओ अभियान कब शुरू हुआ था, नर्मदा बचाओ अभियान, हम पूछे नर्मदा बचाओ आंदोलन या अभियान कब शुरू हुआ था। ये हुआ था 1985 में, 1985 में। और इसके नेता कौन थे आपके, मेधा पाटेकर, प्रमुख नेता में थे मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। इस प्रकार आज हम
17 अगस्त में आए हुए स्टडी जीके और जीएस के प्रश्नों को हल किए। जल्दी मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जा करके इस वीडियो का PDF ले सकते हैं। कल मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।